हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 क्रियाकलाप 3.6 से पहले हम कर चुके हैं। उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे क्रियाकलाप 3.6। आइए पढ़ें। ओडिशा समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान। ओडिशा में एक समुदाय आधारित मतलब कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर एक स्वच्छता सफाई का अभियान चलाया था। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या अभियान था ये? ओडिशा के भद्रक जिले में एक समुदाय आधारित स्वच्छता अभियान ने अधिक लोगों को शौचालय के निर्माण और उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया। जो ओडिशा का एक भद्रक जिला है उसमें कुछ लोगों ने मिलकर एक समुदाय बनाया और लोगों को जो शौचालय है अपने घरों में बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे खुले में शौच की समस्या में एक बड़े स्तर तक कमी आई। पहले क्या लोग खुले में ही शौच के लिए जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, गाँव के इलाकों में सबके घरों में शौचालय बन चुके हैं। बच्चों के स्वास्थ्य सुधार में भी सुधार हुआ। उनमें अतिसार और संक्रमण के मामले भी कम हो गए। तो इससे क्या हुआ, बच्चों का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो अच्छा रहने लगा। और जो उनको कभी उल्टी कभी दस्त कुछ बीमारियां होती रहती थी वो भी अब कम होने लगी शौचालय के निर्माण से। इस अध्ययन से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आप बताइए। आपने पढ़ तो लिया, उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला? सरल उपाय जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना एवं संचरणीय रोगों के फैलने को पर्याप्त रूप से कम कर सकते हैं। तो सरल उपाय क्या है हमारे रोगों से बचे रहने के लिए? कि हमें स्वच्छता बनाए, साफ सुथरा रखना चाहिए। और जो संचरणीय रोग हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलते हैं, इससे उसको हम कम कर सकते हैं साफ सफाई रखकर। अपने क्षेत्र में आयोजित ऐसे सामुदायिक अभियानों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। अब जो आपके क्षेत्र में, आपके जो आसपास के एरिया में है, जो भी ऐसे सामुदायिक अभियान हैं जो लोगों ने इकट्ठा होकर ऐसे अभियान चला रहे हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। इन जानकारी को अपनी कक्षा में साझा कीजिए और जो आपको जानकारी मिले उसको अपनी क्लास में साझा कीजिए। बताइए सबको कि वहाँ पर इस तरह का अभियान चल रहा है। और अपने साथियों के साथ ऐसे प्रयासों के प्रभाव पर चर्चा भी कीजिए। और अपनी क्लास में आप इस पर डिस्कस भी कर सकते हैं कि ऐसा करने से हमारी सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता। देखिए, जो शरीर है, हमारी शरीर है, वो रोगों से कैसे लड़ता है, क्या उसकी क्षमता होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एक जैसे वातावरण में रहने पर भी दूसरों से अधिक रोगग्रस्त होते हैं। देखिए, आपने अपनी फैमिली में देखा होगा कि कोई व्यक्ति तो बिल्कुल स्वस्थ है और कोई बीमारी हुआ रहता है, कभी उसको कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बताइए, पता है आपको क्यों होता है ऐसा? हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। देखिए, जो हमारी बॉडी होती है उससे डिसीज से लड़ने की उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, उसको प्रतिरक्षा कहते हैं। हमारे शरीर में एक विशेष प्रणाली होती है जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है। तो जो हमारा शरीर है उसमें एक तरह का सिस्टम होता है, उसको हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करती हो। तो ये हमारी किस चीज़ में हेल्प करती है? कि जो भी हमारी बॉडी में जो रोग होते हैं उससे लड़ने की ये एक नेचुरल पावर होती है। आपने बाल्यावस्था में पोलियो, खसरा, टेटनस को बोलते धनु स्तंभ हिंदी में, और हेपेटाइटिस जैसे रोगों से बचाव के लिए कुछ बूंदे पोलियो ड्रॉप्स या टीके लिए होंगे। आपको याद होगा कि जब आप छोटे थे तो पोलियो के ड्रॉप्स पीते थे। खसरा, टेटनस और हेपेटाइटिस, इनके वैक्सीनेशन आपने ज़रूर लिया होगा। आपने देखा होगा छोटे थे तो आपको इंजेक्शन लगवाने ले जाते थे। ये टीके वैक्सीन विषाणु और जीवाणु के कारण होने वाले गंभीर संक्रमणों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो ये टीके क्यों लगाए जाते हैं भाई, वैक्सीन क्यों दी जाती है? क्योंकि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो गंभीर संक्रमण होते हैं, एक से दूसरे को फैल जाते हैं और हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए ही
छोटे बच्चों में ये वैक्सीन दी जाती है। तो ये वैक्सीन क्या होती है, देना बच्चों में सही रहता है। टीका कुछ विशेष रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की सहायता करता है। टीका क्यों दिया जाता है, वो क्या होता है, कुछ रोगों से लड़ने में हमारे शरीर की जो सहायता करता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को हानिकारक रोगाणुओं को पहचानने और उन पर आक्रमण करने के लिए प्रशिक्षित करता है। इसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। देखिए क्या होता है, वैक्सीन जब हम देते हैं, जो वो डेड बैक्टीरिया होता है वैक्सीन के थ्रू उसको बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है कि इस तरह का भी कोई बैक्टीरिया है कि, और वो उसके लिए क्या करती है, एंटीबॉडी बना लेती है। एंटीबॉडी क्या होता है कि अगर कोई इस तरह का आगे जीवाणु हमारी बॉडी में आएगा तो उसको वो मार गिराएगी। यह तब विकसित होती है जब शरीर किसी रोगाणु या टीके के संपर्क में आता है, तो हमें क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली बन जाती है। हमारा शरीर कैसे उपार्जित, मतलब पहले से ही वो उसको पता चल जाता है कि इस तरह का भी कोई बैक्टीरिया है और वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, इसलिए उसके लिए ही पहले ही एंटीबॉडी तैयार कर ली जाती है। टीके कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जैसे शीणीकृत अथवा मृत रोगाणुओं जैसे विषाणु या जीवाणु से। देखिए शीणीकृत या तो मरे हुए जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश किए जाते हैं, या बहुत ही क्षीण मतलब जिनकी ताकत बहुत ही कम हो, जो शरीर में जाके ज़्यादा नुकसान ना पहचान कर पाए और हमारी बॉडी उनके प्रति उनको देखकर एंटीबॉडी तैयार कर ले। अथवा रोगाणु के निष्क्रिय अथवा हानिकारक भाग से। यह क्या होता है, जो रोगाणु होते हैं उसका एक निष्क्रिय पार्ट ले लेते हैं और बॉडी में वैक्सीन के थ्रू डाल देते हैं और उसका हानिकारक पार्ट हटा देते हैं। बस सिर्फ हमें अपनी बॉडी को ये पहचान करानी होती है कि इस तरह का भी कोई बैक्टीरिया होता है जो बॉडी में आ सकता है, इसलिए बॉडी उसकी एंटीबॉडी तैयार कर लेती है। जब वो बैक्टीरिया रियल में हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार होती है। कुछ नवीन टीके हमारे शरीर की कोशिकाओं को यह निर्देश देते हैं कि वे उस रोगाणु का एक हानि रहित भाग बनाए। तो जब वो अंदर चले गए तो उसने रोगाणु था जो उसने हमारी बॉडी को क्या बताया कि वो एक ऐसा भाग बनाए जो उस रोगाणु को मार सके, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहचान कर उसके विरुद्ध लड़ना सीख जाती है। वही बात है कि एंटीबॉडी बन जाती है और उसके विरुद्ध लड़ने लगती है हमारी बॉडी। उदाहरण के लिए प्राय किसी चोट लग जाती है हमें, खरोच या घाव के पश्चात दिया जाने वाला टेटनस को बोलते हैं धनुस्तंभ का टीका हिंदी में। टेटनस उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले संक्रमण से बचाता है। तो क्या करता है टेटनस का टीका, हमारे जो भी उत्पन्न हो जाता है हमें चोट लगने के बाद जीवाणु, उससे हमें बचाता है। इससे जीवाणु का निष्क्रियित आविष होता है जो शरीर में रोग उत्पन्न किए बिना प्रतिरक्षा प्रणाली की सुरक्षा विकसित करने में सहायता करता है। तो क्या होता है, जब टेटनस का हम इंजेक्शन ले लेते हैं तो उसकी जो जीवाणु है वो निष्क्रिय हो जाता है और वो हमारे शरीर में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। क्या आप जानते हैं कि पहले टीके की खोज कब हुई थी? पढ़ते हैं उसके बारे में कि पहला टीके की खोज कब हुई थी। एडवर्ड जेनर और चेचक का टीका। जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने ही चेचक का टीका बनाया था। चेचक एक घातक रोग था जो फफोले पैदा करता था। चेचक में क्या होता था, हमारे शरीर पर फफोले हो जाते थे और इससे करोड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। भाई इतनी भयंकर बीमारी हो जाती थी तो उससे बहुत लोग मर रहे थे। गायों में पाया जाने वाला अपेक्षाकृत कम गंभीर रोग जिसे गोसीतला काउपॉक्स कहते हैं, मनुष्य को भी संक्रमित करता था। अब जो गांव में गाय थी उसमें भी एक रोग पाया जाता था गोशीतला काउपॉक्स, और उससे क्या हो रहा था, वो मनुष्य को भी संक्रमित कर रहा था। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड के एक चिकित्सक
एडवर्ड जेनर ने यह खोज की कि जिन लोगों की गोसीतला हो चुका है उन्हें चेचक नहीं हुआ। तो जो ये कौन वैज्ञानिक थे, ये थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इनका नाम था एडवर्ड जेनर। इन्होंने खोज की कि जिनको चेचक हो जाता है उनको गोसीतला रोग नहीं होता, और जिनको गोसीतला हो जाता है उनको चेचक रोग नहीं होता। इस खोज ने प्रथम टीके के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया और लोगों को चेचक से बचाने में सहायता की। तो इससे क्या हुआ, उनको हेल्प मिली फर्स्ट टीका था जो उसको बनाने के लिए। तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा क्या है, पढ़ते हैं इसके बारे में। आधुनिक टीकों से बहुत पहले भारत में चेचक से बचाव के लिए एक पारंपरिक विधि का उपयोग किया जाता था। जब तक टीके नहीं आए थे तो एक विधि का प्रयोग करते थे, जिसमें क्या करते थे, जिसे मसूरी का करण वेरियोलेशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको, वेरियोलेशन। इसमें चेचक के फफोलों से लिए गए पदार्थ को त्वचा पर खरोंचकर लगाया जाता था। क्या करते थे, जो चेचक के फफोले होते थे उस पे से थोड़ा सा पदार्थ लेते थे और त्वचा पर उसको ऐसे खुरच के उससे निकालते थे, जिससे अपेक्षाकृत कम गंभीर संक्रमण होता था और शरीर में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी विकसित हो जाती थी। तो क्या करते थे, फिर उसको स्किन पर लगाते थे, तो उससे क्या होता था, जो हमारा संक्रमण है, बीमारी है, वो कम हो जाता था और हमारी जो इम्यूनिटी है वो विकसित हो जाती थी। प्रतिरक्षा को बोलते हैं इम्यूनिटी। जो लोग यह प्रक्रिया करते थे उन्हें टीकेदार कहा जाता था, और जो ये करते थे कि ये स्किन पर लगा दिया, उसको टीकेदार कहते थे। वैज्ञानिकों की भांति सोचे। अब आपको वैज्ञानिक की भांति सोचना है। अवलोकन मतलब पहले आपको देखना है। जेनर ने देखा कि दूध दूहने वाली जिन ग्वालिनों को गोसीतलता हुआ वे चेचक से संक्रमित नहीं हुई। संभवतः ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों रोगों के विषाणु संबंधित थे। तो जेनर ने क्या अवलोकन किया कि जो दूध निकालती थी ग्वालिन क्या होती है, जो गौशाला में गाय की जो देखभाल करती हैं, जो वो दूध निकालती थी, उनको चेचक नहीं हुआ क्योंकि दोनों रोग के विषाणु संबंधित थे। दोनों रोग के विषाणु क्या थे, एक दूसरे से संबंधित थे। तो जिनको गोसीतलता होता था उनको क्या होता था, चेचक नहीं होता था। वैज्ञानिक ने सबसे पहले यही देखा। फिर उन्होंने क्या किया, परिकल्पना की। परिकल्पना मतलब उन्होंने सोचा। क्या सोचा उन्होंने कि गोसीतलता के फफोलों में उपस्थित पदार्थ ने व्यक्तियों को चेचक से सुरक्षा प्रदान की। जो गोसीलता के जो फफोले बन गए थे, जिन व्यक्तियों को गोसीतला था, उनसे क्या हो गया था, कुछ को फफोले बन गए थे, और अगर जिनको फफोले गोसीलता के बन गए थे, अगर वो फफोले की स्किन दूसरे के व्यक्ति पर लगा दी जा रही थी तो उनको चेचक नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने क्या परीक्षण किया, उन्होंने यह परीक्षण करने के लिए एक लड़के में गोसीता से उत्पन्न फफोलों के तरल पदार्थ को अंतःक्षेपित किया, जिसके बाद में चेचक रोग के संपर्क में आने पर भी इस रोग के कोई लक्षण उसमें दिखाई नहीं दिए। उसने क्या किया, एक जो गोसीलता से कोई किसी को हो गया था, उसके फफोले में से कुछ पदार्थ निकाला और दूसरों को उसकी स्किन में डाल दिया इंजेक्शन के थ्रू से। तो उसने देखा कि उसको चेचक नहीं हो रहा है, जिसको गोसीलता हो गया है। तो क्या उसने उससे निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने पाया कि जिन लोगों को गोसीलता के फफोले से निकले तरल पदार्थ से संक्रमित किया गया था, वे अब चेचक के प्रति प्रतिरोधी हो गए थे। तो क्या हुआ था, दोनों का बैक्टीरिया सेम ही था। अब जब गोसीलता का बैक्टीरिया उनकी बॉडी में इंजर्ट कर दिया तो बॉडी पहले से ही अलर्ट हो गई कि इस तरह का भी कोई टीका होता है, इस तरह का भी कोई बैक्टीरिया है, और उसने अपनी एंटीबॉडी बना ली, इसलिए उनको फिर चेचक नहीं हुआ। अनुप्रयोग।
अब पढ़ लेते हैं हम अनुप्रयोग। देखिए अनुप्रयोग क्या है। व्यापक स्तर पर टीकाकरण से अनंत पूरे विश्व से चेचक का उन्मूलन करने में सहायता मिली। अब इसको फिर एक बड़े स्केल पर बनाया गया टीके को। उससे क्या हुआ, चेचक से बाहर निकलने में, चेचक से बचाव करने में सहायता मिली। अब देखिए चार्ट दिया गया है। देश जहां चेचक के मामले रिपोर्ट किए गए, ये 1950 से 1980 के बीच में। 1965 में टीकाकरण अभियान चला, ठीक है। 1979 में चेचक का उन्मूलन हुआ, मतलब ये खत्म सही हो गया था। उन देशों की संख्या जहां मामले रिपोर्ट किए गए, और ये उन देशों की संख्या है जहां पर इतने मामले, 80 देशों में इतना फैला हुआ था। और ये कौन कौन से वर्ष दिए गए हैं, जिन जिन वर्ष में ये हुआ था, 1950, 1960, 1970, 1980 में, इस तरह ये दिया गया है। अब क्या होने लगा, नवजात बच्चों को टीकाकरण होने लगा। नवजात शिशुओं से लेकर वृद्धों तक टीके सभी आयु के लोगों को अन्य गंभीर रोगों से बचाने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। अब नवजात क्या होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें, और जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनमें अगर सभी आयु के लोगों को टीके देने लगे तो उससे चेचक से बचाव होने लगा। वे रोगों की रोकथाम में सहायता करते हैं। ये क्या करते हैं, जो रोग होते हैं उसकी रोकथाम में सहायता करते हैं। संक्रमण के प्रयास को कम करते हैं। क्या कर देते हैं, संक्रमण के प्रयास को कम करते हैं, और प्रतिवर्ष करोड़ों जीवन बचाते हैं। अब इतने क्या करोड़ों जीवन बच जाते हैं, क्योंकि चेचक एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे करोड़ों लोग मर रहे थे। यह स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि टीके रोकथाम के लिए होते हैं, चिकित्सा के लिए नहीं। टीके रोकथाम के लिए होते हैं। ये नहीं कि बीमारी हो गई कि उसके बाद ठीक करेंगे, ये पहले लिए जाते हैं रोकथाम के लिए, ताकि वो बीमारी ना हो। ये रोगों की गंभीरता कम करते हैं, गंभीरता कम करने में सहायता करते हैं। जो रोग होते हैं उनकी गंभीरता कम करने में ये सहायता करते हैं। परंतु यदि कोई पहले से ही रोगग्रस्त है तो उसका उपचार नहीं करते। लेकिन अगर किसी को पहले से ही हो गया है तो उसका वो उपचार नहीं करते। लोगों में टीकों के प्रति भय और संशय हो सकता है। अब लोगों में टीकों के प्रति भय हो सकता है कि हम लगवाएं ना लगवाएं। यद्यपि वैज्ञानिक और चिकित्सक सुरक्षा की दृष्टि से सावधानी पूर्वक इन टीकों का परीक्षण करते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं वो पहले इन टीकों का परीक्षण करते हैं, तभी ये लोगों को लगाए जाते हैं। ऐसे ही बिना परीक्षण के ये नहीं लगाए जाते। टीका लगवाना न केवल आपको सुरक्षित रखता है, अपितु आपके आसपास के व्यक्तियों की भी सुरक्षा करता है। जब हम टीका लगवाते हैं तो सिर्फ वो हमारे लिए ही फायदेमंद नहीं होता, वो दूसरे जो हमारे आसपास के जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको भी संक्रमित होने से बचाता है। क्या आपके संज्ञान में है, क्या आप इसको जानते हैं? टीका उत्पादन में इंडिया की भूमिका। देखिए इंडिया में जो टीका उत्पादन होता है उसकी क्या भूमिका है। भारत विश्व के सबसे बड़े टीका उत्पादकों में से एक है। जो हमारी इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा टीकों का उत्पादन होता है। उत्पादन मतलब यहाँ पर बनते हैं। यहाँ व्यापक स्तर पर टीकों को निर्मित किया जाता है। यहाँ पर टीके बनते हैं बड़े स्केल पर, एवं अनेक देशों को उनकी आपूर्ति की जाती है और दूसरे देशों में भी भेजे जाते हैं। भारतीय टीका कंपनियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए जब कोविड आ गया था तो कोविड की तो कोई वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं थी, लेकिन इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं वो रात दिन लगे रहे और उन्होंने उसकी वैक्सीन बना दी। साथ ही यह कंपनियां वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रयासों में निरंतर सहयोग दे रही है। और ये जो हमारी जो कंपनी है ये इंटरनेशनल लेवल पर भी जो वैक्सीन है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो ये हमारा 200 करोड़ प्लस टीकाकरण हुआ है। इसके लिए मेक इन इंडिया वैक्सीन मैत्री के अंतर्गत 100 से अधिक देशों को 24 करोड़ डोज की आपूर्ति। अब हमारे देश ने क्या किया है, 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी है। तो ये हमारी क्या है, इंडिया का इतना
इतनी वैक्सीन बना चुकी हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।